सीजीएल 19 में मेरी ऑल इंडिया 113 रैंक है। प्रीलिम्स में मेरा टोटल जो बना था वो 162 बना था, जो कि नॉर्मलाइज होकर 201 हो गया था। कोचिंग ली है तो भी ठीक, नहीं ली है तो भी ठीक। मम्मी में इंस्पेक्टर बन गया, खुशी अलग ही होती है, वो दिन ही अलग होता है। सबसे पहले तो कपूर गुरुकुल के सारे सभी व्यूअर्स को मेरी राम राम। मेरा नाम रगाम गौर है और मुझे सीजीएल 19 से एक्साइज इंस्पेक्टर की पोस्ट मिली है। आज के इस सेशन में मैं आप सभी के साथ अपनी जर्नी और स्ट्रेटेजी शेयर करने आया हूँ। सीजीएल 19 में मेरी ऑल इंडिया 113 रैंक है। यह मेरा सेकंड अटैम्प्ट था। इससे पहले मैंने सीजीएल 18 दिया था। सीजीएल 18 में मेरा बहुत ख़राब स्कोर था। ख़राब क्या कह सकते हैं, मतलब गया तो मैं टियर 3 तक था, पर इतना कुछ खास स्कोर नहीं था जिससे मुझे जॉब मिल सके। अपनी जर्नी शेयर करने से पहले अपने बारे में मैं थोड़ा और बताना चाहूँगा। स्टडीज़ में मैं शुरू से एवरेज ही था। 10th और 12th जो है मैंने सीबीएसई से किया है। फिर उसके बाद बीटेक मैंने 2014 में किया था और बीटेक के बाद मैंने प्राइवेट जॉब ज्वाइन कर ली। 4 साल मैंने प्राइवेट जॉब करी। उसके बाद मुझे सेटिस्फैक्शन नहीं मिला। आई वॉज अर्निंग वेल, ऐसा नहीं है कि अच्छा नहीं कमा रहा था, पर यह था कि सेटिस्फैक्शन नहीं था। पर्सनल लाइफ बिल्कुल नहीं थी। वर्क लाइफ बैलेंस तो बिल्कुल ही नहीं था उस जॉब में, क्योंकि मैं कंस्ट्रक्शन की लाइन में था। मैंने सिविल इंजीनियरिंग करी थी। कंस्ट्रक्शन लाइन में जो वर्क कल्चर होता है वो थोड़ा ज़्यादा हेक्टिक रहता है। उसमें मतलब ये नहीं है कि आपको सैटरडे संडे ऑफ मिलेगा ही मिलेगा। अगर कभी काम ज़्यादा है तो आपको जाना पड़ेगा साइट पर। तो इसीलिए मैंने 2018 में जॉब छोड़ी और उसी टाइम मुझे आइडिया भी नहीं था कि एसएससी के कोई एग्जाम भी होते हैं, इस तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट की कुछ जॉब्स भी होती हैं। मुझे बिल्कुल भी कुछ भी आइडिया नहीं था। तो जब मैं अपनी जॉब छोड़ रहा था तो मैंने अपने कज़िन से बात करी। कज़िन ने मेरे को बताया कि उसका एक दोस्त है, वो एसएससी के थ्रू नारकोटिक्स में सब इंस्पेक्टर लगा है। तो उसने मेरी उससे बात कराई और उसने मुझे गाइड किया कि कैसे इस एग्ज़ाम की तैयारी करनी है। 4 मई को मैंने जॉब छोड़ी थी। 7 मई को मैंने मुखर्जी नगर में कोचिंग ज्वाइन कर ली थी और मैंने अपनी तैयारी वहीं से शुरू कर दी थी। एग्ज़ाम का जो नोटिफिकेशन था वो जून या जुलाई में होना था एग्ज़ाम, पर बिकॉज ऑफ द केस ऑफ 2017 एग्ज़ाम वॉज वेरी डिलेड और सब लोग होप हो चुके थे कि कैसे तैयारी करें कैसे नहीं करें। तो उसी भीड़ में मैं भी था। एक टाइम पे ऐसा हुआ कि कोचिंग करने के बाद मुझे ऐसा लगा कि क्या ही तैयारी करनी जब एग्ज़ाम हो ही नहीं रहा है। तो लेकिन इन द एंड एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन आया कि इस डेट में एग्ज़ाम होना है। जून से एग्ज़ाम स्टार्ट होना था। उस टाइम पे बहुत ही मिक्सअप मैंने तैयारी करी थी। इस चीज़ को मैं अपनी इस जर्नी को मैं 2 तरह से डिवाइड करना चाहूँगा। एक मेरा फेल अटैम्प्ट के केस में लूँगा और एक मेरा सक्सेसफुल अटैम्प्ट। फेल अटैम्प्ट मेरा जो था वो 2018 था। फेल अटैम्प्ट की सबसे जो मेजर जो मेरे रीज़न थे वो ये थे कि मैंने 2018 की प्रिपरेशन में मैंने मैक्सिमम कंटेंट पे फोकस किया कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा अलग अलग टीचर्स के कंटेंट पर फोकस करूं, उनके कंटेंट को तैयार करूं। जबकि जो मेरा 2019 का टाइम था इसका मैंने बिल्कुल उल्टा किया। मैंने अपने जो एक ही टीचर के जो मेरे नोट्स थे, एक ही मेंटर के जो नोट्स थे, उनको रिपीटेड टाइम मैंने उसका रिवीजन किया। मैंने मल्टीपल जगहों का ना देख के मैंने एक ही चीज़ को मल्टीपल टाइम रिवाइज किया और इसी वजह से मैं समझता हूँ कि 2018 में मेरा जो स्कोर 512 था, 2019 में वही स्कोर मेरा 684 हो गया। मैं समझता हूँ कि 18 के स्कोर के बारे में 18 के स्कोर का बैकग्राउंड जानने में शायद किसी को भी रुचि नहीं होगी, पर हाँ 19 के स्कोर का बैकग्राउंड मैं थोड़ा सबके साथ शेयर करना चाहता हूँ, ताकि जो भी लोग कंफ्यूज हैं वो हो सकता है मेरी बात को सुन के शायद थोड़ा ट्रैक पे आ जाए। थोड़ा धीरे धीरे करके मैं आप सभी को बताता हूँ कि कैसे कैसे मैंने क्या क्या चीज़ें तैयार करी, क्या मैंने कौन सा टाइम, किस तरह से मैंने टाइम टेबल को फॉलो किया, मैंने मॉक दिए या नहीं दिए, इंग्लिश मैंने कहाँ से करी, मैथ्स मैंने कहाँ से करी। सबसे पहले इंग्लिश की बात करते हैं। इंग्लिश में सबसे पहले जो इंग्लिश में कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बाइबल मानी जाती है वही मैंने भी पढ़ी। वही नीतू सिंह मैम की किताब आती है, इतनी अच्छी किताब है। उससे मैंने ग्रामर के सारे रूल्स देखे, उसकी मैंने प्रैक्टिस करी कॉन्टीन्यूअस। बाकी जो मेरे टीचर के नोट्स थे मैंने उनको बार बार रिवाइज किया। अब जो उसके बाद बारी आती है वो आती है प्रैक्टिस की, कि प्रैक्टिस कहाँ से करनी है। तो प्रैक्टिस के लिए 2 बुक्स हैं। एक तो किरण पब्लिकेशन की बुक आती है, एक एमपी पब्लिकेशन की होती है। मैं आपको सही बताऊं तो मैंने दोनों ही करी हैं। क्यों? सबसे पहले मैंने किरण करी थी। किरण मैंने ऑलमोस्ट 5 to 6 टाइम पूरी ख़त्म कर चुका था मैं। उसके बाद मैं बोर हो गया था किरण से, कहीं जगह नहीं बची थी कोई भी पेन से निशान लगाने के लिए, इसलिए मैंने नई बुक ली, वो एमबी पब्लिकेशन थी। एमबी पब्लिकेशन मैंने 2 बार करी, तो इस करके मुझे एरर में निकालने में कोई दिक्कत नहीं हुई। फिर वोकैब मेरी बहुत अच्छी हो गई, वोकैब बैंक मेरा अच्छा खासा तैयार हो गया था। अब ग्रामर हो गई, वोकैब हो गई। अब इसके बाद बचता है हमारा रीडिंग का पोर्शन। क्लोज टेस्ट आते हैं, पैसेज आते हैं, जम्बल सेंटेंसेज आते हैं।
उनको सॉल्व करने के लिए आपको इंग्लिश की रीडिंग करनी ही पड़ेगी। इंग्लिश की रीडिंग ऐसा नहीं कि आपने एक दिन कर ली और आपके क्लोज टेस्ट अच्छे हो जाएंगे, या आपने एक दिन पढ़ लिया तो आपको ये लगेगा कि मैंने जंबल सेंटेंसेस हर बार सही कर रहा हूँ। ऐसा नहीं है, आपको जो रीडिंग है वो कॉन्टिन्यूस करनी पड़ेगी। मैंने सिर्फ टाइम्स ऑफ इंडिया में एक पेज आता था जिसमें एक आर्टिकल स्पीकिंग ट्री का होता था और उसी में साइड में 3 आर्टिकल और होते थे। मैं डेली इंग्लिश में सिर्फ वही पढ़ता था और वो मैंने कॉन्टिन्यूस 1 to 1.5 ईयर पढ़े होंगे ऑलमोस्ट, और मेरी इंग्लिश काफ़ी बेटर हो गई थी, काफ़ी इंप्रूव हो गई थी पहले से। ना मुझे क्लोज टेस्ट में दिक्कत हुई, ना मुझे पैसेज में दिक्कत हुई, ना ही मुझे जंबल सेंटेंसेस में दिक्कत हुई। हाँ, मैं ये नहीं कहता कि मेरी जो तैयारी थी वो फुल प्रूफ थी, मेरा पूरा हर सब्जेक्ट में अच्छा पूरा फुल स्कोर आ जाए, ऐसा नहीं है। लेकिन मेरा जो स्कोर था वो काफ़ी बैलेंस था। जैसे इंग्लिश में मेरे 47.5 थे, मैथ्स में मेरे 45.5 थे, रीजनिंग में 43.5 थे, जीएस में 26 थे, प्रीलिम्स में मेरा टोटल जो बना था वो 162 बना था, जो कि नॉर्मलाइज होकर 201 हो गया था, क्योंकि मेरी जो शिफ्ट थी वो मॉडरेट से थोड़ी ऊपर थी। अब बात करते हैं मैथ्स की। मैथ्स में सबसे पहले आपको ये है कि आपने जो भी नोट्स बनाए हैं, एक तो नोट्स आपके कंप्लीट होने चाहिए। एक तो आपका एक पार्ट है अरिथमेटिक और एक पार्ट है एडवांस, दोनों के नोट्स कंप्लीट होने चाहिए और उन नोट्स को आपको मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करना है। आपको अपना कंसेप्ट पूरी तरह से बिल्ड कर लेना है। ये नहीं कह रहा कि कोई किसी टीचर को आप फॉलो करो या किसी टीचर को नहीं फॉलो करो। आप जिसको भी फॉलो कर रहे हैं बेस्ट है। आपने कोचिंग ली है तो भी ठीक, नहीं ली है तो भी ठीक। आपके सामने एग्जाम्पल हैं, जैसे हमारे निशांत भाई हैं, उन्होंने कोचिंग नहीं ली फिर भी अपनी ड्रीम जॉब हासिल करी। ड्रीम जॉब तो हासिल करी ही करी, अपनी मनपसंद लोकेशन पे भी वो पोस्टेड हैं। तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है। तो ऐसा तो नहीं है कि कोचिंग करना बहुत ज़रूरी है। बात करें बुक लिस्ट की, तो बुक लिस्ट वही है। देखिए, जो मैंने फॉलो करी मैं बताऊं तो मैंने अरिथमेटिक की एक बुक आती है राकेश यादव सर की, तो राकेश यादव सर की मैंने अरिथमेटिक की बुक ली थी और राकेश यादव सर की ही एडवांस बुक ली थी। बस 18 और 19 में फ़र्क क्या था, 18 में मुझे लगता था कि मैं कोचिंग करी जैसे, तो मुझे लगा कि मेरे मैथ्स के कंसेप्ट सारे क्लियर हैं और मैं एग्ज़ाम आराम से निकाल लूँगा। पर जब एग्ज़ाम देने की बारी आई तो मुझे क्लियरली ये चीज़ पता चल गई कि मेरी प्रैक्टिस कम है और मैंने मॉक टेस्ट कम दे रखे हैं। अब प्रैक्टिस करने के लिए क्या किया मैंने, प्रैक्टिस करने के लिए 18 में जो किया था वो ये किया था कि पहले एक बार मैंने राकेश यादव सर की बुक ख़त्म कर ली, फिर मैंने कोई एक और बुक उठाई वो ख़त्म कर ली, तो उससे मेरे को फ़ायदा इतना नहीं मिला। जबकि 19 में मैंने क्या किया कि राकेश यादव सर की जैसे अरिथमेटिक खत्म करी, फिर मैंने एडवांस उठाई, जैसी मेरी एडवांस खत्म हुई फिर मैंने दोबारा से अरिथमेटिक उठाई, फिर मेरी अरिथमेटिक खत्म हुई फिर मैंने एडवांस उठाई। मैंने बुक चेंज नहीं करी, मैं वही बुक जैसी मेरी एक बुक खत्म होती थी दूसरी उठाता था, वही दूसरे पार्ट की, फिर मैं दोबारा से उसी को उठाता था। ये साइकिल मेरी रिपीट होती रही एग्जाम तक। एग्जाम से 1 महीने पहले मैंने कोई भी बुक नहीं छुई, एग्जाम से 1 महीने पहले सिर्फ और सिर्फ मैंने प्रीवियस ईयर किए। प्रीवियस ईयर भी कौन से, जो 2018 से अब 19 तक के जितने भी टीसीएस ने एग्जाम करवाए थे एसएससी के, मैंने सिर्फ वही किए, बार बार वही किए और इसके अलावा कुछ नहीं किया। ये तो रही मैथ्स की बात। इसके बाद बात करते हैं रीजनिंग की। रीजनिंग में खास मैंने कुछ भी नहीं किया। रीजनिंग में वही था कि मैंने जो मॉक दिए उसमें जो रीजनिंग करी मैंने वो थी, और दूसरा जो प्रीवियस ईयर के रीजनिंग के सेट्स थे बस वो लगा। इसके अलावा रीजनिंग में मैंने खास कोई एफर्ट नहीं किया। बात करते हैं जीएस की। जीएस को वही नोट्स, थोड़े बहुत नोट्स मैंने पढ़े थे, और हिस्ट्री की मैंने प्रीवियस ईयर किए थे, पॉलिटी की मैंने प्रीवियस ईयर किए थे। बाकी हाँ, करंट अफेयर्स मैंने 4 महीने के एग्जाम से 4 महीने पहले की मैंने करंट अफेयर्स पूरी की थी। स्टैटिक जीके में जो फोक डांसेस, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और ये वाला जो पार्ट होता है, ये वाला मैंने पार्ट पूरा किया था। ये मैंने मल्टीपल टाइम रिवाइज किया था। इसके अलावा खास मैंने एफर्ट जीके में भी नहीं डाला। मेरा जो मेन एफर्ट था वो इंग्लिश और मैथ्स में। अपनी प्रिपरेशन के टाइम पे मैंने एक चीज़ बहुत अच्छे से समझ ली थी और इस चीज़ को मैंने समरी की तरह अपने मन में बिठा लिया था। वो क्या था, मतलब सिंपल सी लाइन है कि अवॉइड मैनी बुक्स वन टाइम बट फॉलो वन बुक मैनी टाइम्स। दिस इज द ओनली फंडा फॉर क्लियरिंग SSC CGL एग्जामिनेशन और एनी काइंड ऑफ SSC एग्जामिनेशन। दिस इज माई ओनली सजेशन टू एवरीवन। अच्छा, दूसरी चीज़ क्या, मेरा सिर्फ सिंगल यही गोल था एसएससी के एग्ज़ाम्स का ही। मुझे और कोई एग्ज़ाम ना मैंने दिए ना मेरे देने की इच्छा थी। मैंने एसएससी CHSL 18 भरा था, जिससे मैं पोस्टेड हूँ आज की डेट में LDC की पोस्ट पे। मैंने CGL 18 भरा था, तो CGL 18 में मेरा डिस्क्रिप्टिव तक हुआ था, उसके बाद मेरा नहीं हुआ था। फिर मैंने CGL 19 भरा था। इसके अलावा मैंने कोई भी एग्ज़ाम भी नहीं भरा। मैं सिर्फ SSC ओरिएंटेड ही प्रिपरेशन कर रहा था, उसके अलावा मैंने कोई प्रिपरेशन भी नहीं। बात करते हैं मॉक्स की। मैं आपको बताऊं मोटा मोटा, मैंने मॉक्स के लिए एक शेड्यूल बनाया था। जैसे मेरा मार्च में प्रीलिम्स था,
तो फैब में डेली मॉक देना था। और जब मुझे अपनी शिफ्ट का स्टेटस पता चल गया था कि मेरे शिफ्ट की जो है टाइमिंग ये है, तो जो मॉक टेस्ट देना होता था मुझे, मैं सिर्फ और सिर्फ उसी स्लॉट में देता था जिस स्लॉट में मेरी शिफ्ट होती थी। फैब में सारे 28 डेज़ मैंने मॉक दिया। उसके बाद जनवरी में मैंने हर दिन मॉक दिया है। दिसंबर में मैंने ऑल्टरनेट डे मॉक दिया था, और नवंबर में भी शायद इसी तरह। तो ऑल इन ऑल ऑलमोस्ट प्री के लिए मैंने, प्रीलिम्स के लिए एटलीस्ट 70 to 80 मॉक्स मैंने दिए थे। और मेरा जो एवरेज रहता था मॉक्स में वो 161, मतलब जो मॉडरेट मॉक्स होते थे 160 170 रहता था, और परसेंटाइल मेरी हमेशा 95 से ऊपर रही है। और जो बहुत इजी मॉक होते थे उनमें 190 185 भी आते थे। मॉक में मैं ये मानता हूँ कि मॉक में स्कोर इतना मैटर नहीं करता जितना आपकी परसेंटाइल मैटर करती है। जो परसेंटाइल आप अपने मॉक में मेंटेन रखेंगे वही परसेंटाइल आप पेपर में भी लेके आएंगे। ये मैं बहुत अच्छे से समझ गया था इस चीज़ को, और मैं बहुत अच्छे से देख भी रहा था इन चीज़ों को। बाकी फिर बात करते हैं मेंस के लिए। जब मेरा मैथ्स का मेंस का था तो पता है कि वो 10 to 12 होना था मॉर्निंग में। तो जब भी जो भी मॉक देना था मुझे मैथ्स का, वो 10 to 12 ही देता था। और ऑलमोस्ट 50 मॉक मैंने मैथ्स के दिए थे। इंग्लिश के मॉक्स मैंने ज़्यादा नहीं दिए थे, क्योंकि इंग्लिश में हमेशा से इंग्लिश में टाइम की इतनी क्रंच नहीं होता। टाइम का जो भी क्रंच रहता है वो मैथ्स में ही रहता है। तो इंग्लिश का तो ये था कि इंग्लिश के शायद मैंने 20 या 25 मॉक्स दिए होंगे, इससे ज़्यादा मॉक नहीं दिए। मैथ्स में जो मैं मॉक देता था, मैथ्स में मेरा स्कोर 170 175 180 इसके आसपास ही रहता था। तो मेरे मेंस में भी 170 ही बने, पर मेरी एक्यूरेसी 100% थी। एक्यूरेसी पे मेरा ज़्यादा फोकस रहता था हमेशा से ही। और स्पीड पे मेरा अच्छा रहता था कि कैलकुलेशन मैं जितनी ज़्यादा फास्ट करूँ, कि जितना ज़्यादा मुझे कम पेन यूज़ करना पड़े उतना मैं कम पेन यूज़ करता था अरिथमेटिक में। क्यों? क्योंकि अरिथमेटिक से मैं टाइम बचा के एडवांस में इन्वेस्ट करता था। क्योंकि एडवांस में मैं ये मानता हूँ कि एडवांस में हमेशा टाइम ज़्यादा ही लगता है अरिथमेटिक के मुकाबले। तो अरिथमेटिक में जितना कम टाइम लगना चाहिए था उतना कम टाइम लगा के मैं एडवांस में थोड़ा ज़्यादा टाइम देता था। और कोशिश मेरी ये रहती थी कि अगर 100 क्वेश्चन में अटैम्प्ट कर रहा, 100 क्वेश्चन हैं पेपर में, तो मैं 100 के 100 एक बार देख ज़रूर दूँ। भले ही मैं 100 अटैम्प्ट ना कर पाऊँ, पर ऐसा ना हो कि टाइम की वजह से मैं पहुँच ही नहीं पाऊँ 100 तक। शुरू में होता था, जब शुरू में मैं मॉक देने बैठता था तो मैं 70 to 80 क्वेश्चन ही अटैम्प्ट कर पाता था। मतलब वहाँ तक पहुँच ही वहीं तक पाता था, अटैम्प्ट तो छोड़ो, मैं पहुँच ही सिर्फ 70 to 80 पाता था। पर धीरे धीरे करके जब मैंने मॉक लगातार देने शुरू किए, जब मैंने कॉन्टिन्यूस मॉक दिए, तो वो टाइम आ गया था कि मैं 100 क्वेश्चन तक बड़े आराम से पहुँच जाता था। तो यही मेरा मॉक का था। फिर बात डिस्क्रिप्टिव की थी। डिस्क्रिप्टिव की मतलब सब जिस तरह तैयारी करते हैं उसी तरह मैंने भी करी। कुछ एसेज वगैरह प्रिपेयर किए थे। तो डिस्क्रिप्टिव में मेरा जो स्कोर रहा वो एटलीस्ट मतलब 70 के आसपास रहा। बाकी हाँ, मेंस में, इंग्लिश में मेंस में स्कोर मेरा 190 है, इतना ही था, 89.5 था। ज़्यादा मेरे शिफ्ट में बड़े नहीं थे। मेरी पूरी की पूरी प्रिपरेशन जर्नी में मेरे लिए 3 चीज़ें बहुत मैटर करती थी। 3 चीज़ें क्या क्या थी? पहली चीज़ डिसिप्लिन। डिसिप्लिन मतलब क्या कि सपोज़ करो मैंने एक टाइम टेबल सेट किया है 15 डेज़ के हिसाब से, और 15 डेज़ का ही मैं एक वेल कैलकुलेटेड टारगेट लेके चलाऊँ। ऐसा भी नहीं करना कि मैं बहुत हाई टारगेट सेट कर लूँ और फिर मैं अचीव नहीं कर पाऊँ। नहीं, मैं टारगेट ऐसा रखता था कि मैं उसको अचीव कर पाऊँ। मैं सिर्फ तब अचीव नहीं कर पाऊँगा जब मेरा कोई फॉल्ट होगा। ऐसा नहीं होगा कि वो टारगेट ही अचीवेबल ना हो। दूसरी चीज़, जो मैं टाइम टेबल बनाता था उस टाइम टेबल में मैं कभी भी अपनी स्लीप को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता था। अगर मैं 7 से 8 घंटे सो रहा हूँ तो मैं 7 से 8 घंटे सोने का ही रखता था। 1 से 2 घंटे मैं बाहर घूमने फिरने का रखता था, और 7 से 8 घंटे की मैं पढ़ाई रखता था। और ये कॉन्टिन्यूस रहता था। ऐसा नहीं कि मैं एग्ज़ाम से 1 महीने पहले ही टाइम टेबल बना रहा हूँ। मैं जो टाइम टेबल बनाता था एग्ज़ाम से 6 महीने पहले बना के लेता था, और मैं उस टाइम टेबल को जब तक एग्ज़ाम नहीं आता था मेरा, मैं उसको बिल्कुल एज इट इज़ फॉलो करता था, जो भी मेरा टाइम टेबल होता था। इस चीज़ में मेरे घर वालों ने मेरी बहुत हेल्प करी, मेरे फ्रेंड्स ने बहुत हेल्प करी, तभी मैं उस टाइम टेबल को फॉलो कर पाया। नहीं तो बहुत सारे अट्रैक्शंस होते हैं, ऐसी बात नहीं है। मैं घर पर पढ़ रहा था, घर पर रह कर मैं सेल्फ स्टडी कर रहा था, तो बहुत चीज़ें होती हैं आपके सामने आती हैं। पर वही था कि जितने भी मेरे नोन थे सब ने पूरी कोशिश करी कि मैं किसी भी बाहर की चीज़ में ना उलझ के बस इस एग्ज़ाम की चीज़ में ही रहूं और एक बार में करके बाहर को निकलूं। मेरे हिसाब से जो है वो थोड़ी बहुत लक भी मैटर करता है। कि लक किस तरह मैटर करता है?
देखो, हम मुझे नहीं पता मेरा लक क्या है कैसा है, पर यह है कि मैं देखो हर किसी को अपने किसी न किसी भगवान पर भरोसा होता है। मुझे भी अपने भगवान पर भरोसा था, मुझे पता था कि कोई भी चीज़ दिक्कत आएगी तो वो संभाल लेंगे। मेरे फादर थे, मैं ये चीज़ शेयर करना चाहता हूँ। मेरे फादर मतलब मंडे को रोज़ सुबह घर से करीब 5 से 6 किलोमीटर जाके सुबह 4 बजे वो जल चढ़ा के आते थे भगवान शिव भोले बाबा को। भोले बाबा को वो जल चढ़ाते थे, तो मतलब उन्हें विश्वास था कि कहीं भी कुछ भी होगा तो भोले बाबा संभाल लेंगे। तो ये लक कह सकते हो आप, या इसको ये कह सकते हो कि विश्वास था। मतलब ये कुछ भी चीज़ अगर मैं साइंटिफिक टर्म में बोलूँ तो मेरे सबकॉन्शियस में एक चीज़ फिट थी कि मैं जो तैयारी कर रहा हूँ और कुछ भी होगा कैसे भी होगा मैं संभाल लूँगा, मैं मैनेज कर सकता हूँ। इतना कुछ नहीं है। वो भगवान का विश्वास कह लो आप, वो मेरा सबकॉन्शियस माइंड कह लो आप, जिस भी टर्म में उस चीज़ को डिफाइन करना चाहो उस टर्म में डिफाइन कर सकते हो। फिलहाल मैं ये मानता हूँ कि मेरा वो विश्वास था। तीसरी चीज़ होती है मेहनत। देखो, आपके हाथ में मेहनत है, जितनी ज़्यादा आप मेहनत कर सकते हो उतनी ज़्यादा मेहनत करो, पर इस तरह मेहनत मत करो कि जैसे भेड़ चाल में कर रहे हैं आप मेहनत। आप थोड़ा स्मार्ट वर्क करें। तो मैं सबसे यही विश करूँगा कि आप लोग बहुत अच्छे से तैयारी करें और बहुत अच्छे से पेपर को क्रैक करें, और बस ये है कि आप जॉब पाएँ। और आपसे ज़्यादा खुशी तो मैं ये मानता हूँ कि आपके घर वालों को होगी। जिस भी दिन आप ये बताओगे कि मम्मी मैं इंस्पेक्टर बन गया, खुशी अलग ही होती है, वो दिन ही अलग होता है। बस उस दिन के सोच के काम करो। आप ऐसी मेहनत करो कि आप अभी 2 साल इन्वेस्ट कर दो अच्छे से, आपका आगे का जीवन बहुत अच्छा हो जाएगा। अगर आपने अभी 2 साल अच्छे से इन्वेस्ट नहीं करे तो आपको पूरे जीवन भर स्ट्रगल ही करना पड़ेगा। ये आप भी जानते हो, मैं भी इस चीज़ को समझ रहा हूँ। तो बस एक बार में सिंगल गो में इस चीज़ को करके निकलो। ऑल द बेस्ट। बाकी सारे व्यूअर्स को मेरी राम राम।